स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास में कल हमने होमोजेनस हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम रीड करने वाले हैं Kp इज इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा एन को। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल जो है वो भी करेंगे। तो एक हर चैप्टर में कुछ ना कुछ खास डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो उसमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 5th चैप्टर में भी था स्टेट ऑफ मैटर में। तो इस चैप्टर में जो डेरिवेशन एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, और वो अगर डेरिवेशन की बात होगी तो इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। क्या आता है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। केसी एंड केपी के बीच में रिलेशन जो है वो बताइए क्या होगा। और एक क्वेश्चन होता है डिराइव, ये ऐसे ही पूछते हैं, डिराइव करके दिखाओ Kp इज इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा एन। ठीक है ना। तो ये एक बहुत खास फॉर्मूला है, कल हमने रिवर्स इक्विलिब्रियम के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो एक आसान सी डेरिवेशन है, इसको मैं एग्जाम्पल से करता हूँ। ठीक है, पहले मैं एक एग्जाम्पल को लेके डेराइव करके दिखाता हूँ, फिर मैं वो डेरिवेशन करूंगा जो आपको एग्जाम में करनी है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन। अब जो थोड़े से लेट हैं वो जल्दी से आ जाओ, और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो नया है उनके लिए, कि ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत आती है। Kp इज इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा एन। मैंने सही समय का चुनाव किया है ताकि आपको ये फ्रेश माइंड से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहले तो नाइट्रोजन जो कि गैस फेज में है, हाइड्रोजन जो कि एक गैस फेज में है, और इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ आ गया आपका अमोनिया जो भी एक गैस फेज में। अगर मैं कहूँ इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ इन रिलेशन Kp में, तो कैसे रिप्रेजेंट हो। और अगर मैं कहूँ इसके लिए डेल्टा Ng निकाल के दिखाओ, याद होगा आपको डेल्टा Ng हम निकालते थे चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक में। Ng क्या होता था? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन गैस फेज का मतलब सारे गैस फेज के लेने हमें। तो यहाँ तो ऑलरेडी सभी गैस फेज में पहले से ही है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 2 माइनस में नंबर ऑफ मोल यहाँ 3 और 1, यानी 4 आंसर आया आपका -2। तो दिस इज योर डेल्टा एन इज इक्वल टू -2। अच्छा, Kp का रिलेशन क्या होगा? Kp का रिप्रेजेंटेशन, कल हमने Kc का तो रिप्रेजेंटेशन देख लिया। P होता है प्रेशर इन टर्म ऑफ प्रेशर। C का रिप्रेजेंटेशन में ब्रैकेट कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर की टर्म में ब्रैकेट कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तो याद होगा, उम्मीद है कल की क्लास के बारे में थोड़ा बहुत, और आसान भी लग रहा होगा ये चैप्टर कंपेरेटिवली बाकी चैप्टर्स के, आसान है भी। तो भाई अर्णव गुप्ता भाई, थोड़ा सा टाइम पे आप आ जाया करो, क्योंकि पढ़ने में इतने ठीक हो आप, और आपको चाहिए कि सब कुछ चीजें स्टार्टिंग से समझ में आया। जो मैं करवा रहा हूँ वो 2 मार्क्स है, सीधा सीधा 2 मार्क्स आएगा। डेरिवेशन करो उसकी। तो Kp इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा एन डेरिवेशन करनी है, ये हमारा यहाँ तक आ गया। Kp का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा भाई? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो देख लो। देखो, प्रेशर इटैलिक फॉर्म में लिखना है, ये प्रेशर ऑफ अमोनिया, और गैस फेज भी लिख सकते हो वैसे तो। रेज टू पावर क्या, जो भी कोफिशिएंट है 2 डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट पे आ जाओ, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर क्या, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी पावर क्या, कोफिशिएंट 3 है तो 3। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अब प्रेशर तो आपने चलो बता दिया, प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT एक आइडियल गैस इक्वेशन लेते थे हम, जहां पर अगर मैं प्रेशर को यहीं रखूं तो N अपॉन में V RT हो गया। क्या क्या बता सकता है N अपॉन में V क्या होता है? कुछ याद आया हो तो N अपॉन में V क्या होता है? रेज योर हैंड। किसी को थोड़ा बहुत भी कुछ याद आया हो? क्या बात है, टफ कॉम्पिटिशन है भाई देवेश शशांक आप दोनों के बीच में। अब इस बैच में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया है। ठीक है, देवेश बताइए क्या होता है N अपॉन V?
मोलैरिटी। एक्यूरेट, इसे कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो ये है आपका प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ गया, मोलैरिटी आर टी। अब मोलैरिटी को सभी सभी को पता है, मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं, आर टी। तो कुल मिला के प्रेशर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी आर टी। सी मीन कंसंट्रेशन। अब सोचो, यहाँ पी है प्रेशर की वैल्यू, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सी आर टी। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ ताकि हम इंटर रिलेट कर पाए। तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन किसकी, अमोनिया की। कैसे लिखते हैं कंसंट्रेशन को, अमोनिया की, याद होगा आपको, अमोनिया की कंसंट्रेशन और क्या, आरटी। आरटी भी तो है, तो कंसंट्रेशन तो ये होगी, आर और टी हम यहाँ लिख सकते हैं। और सभी की पावर कितनी दे रखी है इन्होंने, 2। रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना भाई। डिवाइडेड बाय, इसकी भी देखो कंसंट्रेशन क्या होती है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन। ठीक है, आर टी, और इसकी पावर क्या है, 1। फिर से आ जाओ, यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन किसकी, हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है। आर टी की पावर क्या होगी आपकी, 3। रेज योर हैंड अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, सर ये कहाँ से आ गया, सर ये कहाँ से आ गया, रेज योर हैंड। पता था, जीनियस का बैच है भाई, ये इस बैच में जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी में कुछ तो बात है। सारे के सारे, एक आध हो तो चलो देखें, सारे के सारे ही अलग हैं। मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं 10th क्लास में, तो जीनियस बैच। तो भाई इसमें के पी इज इक्वल टू, यहाँ देखो अब मैथमेटिकली खेल लेते हैं थोड़ा सा। अमोनिया की पावर भी तो 2 है, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन, और ये है आपका हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन की पावर भी 3 है, सेपरेट कर लिया। आरटी को अलग लिख लो, आरटी की पावर यहाँ कितनी है, 2 है। नीचे आरटी की पावर कितनी होगी, 3 और 1 4 होगी। ठीक है, चलो कल की क्लास में कर करके इतनी प्रैक्टिस तो होगी होगी कि आप बता दो इस पूरी वैल्यू की जगह में क्या लिख सकता हूँ। रेज योर हैंड, इस पूरी वैल्यू की जगह। कल की क्लास है भाई, वेरी गुड रितु। रितु बताइए क्या लिख सकता हूँ इस वैल्यू की जगह में, केसी। केसी एक्यूरेट, इसकी जगह में लिख सकता हूँ केसी। केसी होता क्या है, कल की क्लास में ही तो सीखा है, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा केसी, ये पूरा केसी हो गया। और यहाँ आरटी को रिजोल्व कर लोगे तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 क्या हो गया आपका, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 4 क्या है, ये दोबारा जाते हैं क्या है ये भाई, देखते हैं क्या है ये 2 माइनस 4 क्या है, ये 2 माइनस 4 ये डेल्टा एन है। ठीक है ना, डेल्टा एन ही तो है 2 माइनस 4, तो इसकी जगह हम ले सकते हैं 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, जिसे हम डेल्टा एन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर होगी आपकी -2। लेकिन क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया है तो यहाँ -2 है, हो सकता है कि दूसरी ओर कोई रिएक्शन होती तो यहाँ -3 -4 -5 कितना भी हो सकता था, तो एग्जाम्पल है ना। तो इन टर्म ऑफ एग्जाम्पल हमने इसको सोल्व कर दिया। एग्जाम में अगर आप ये करके आओगे, ये जो इस एग्जाम्पल को लेके, तो वो कहेंगे आपने तो एक एग्जाम्पल लेके करा है, कॉमन एक ऐसी रिएक्शन लेके सोल्व करके दिखाओ। तो चलो फिर से जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं। अब की बार में कॉमन रिएक्शन लेते हैं। कौन सी कॉमन रिएक्शन, ए बी बी विल गिव यू सी सी और डी ये डी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन रिएक्शन में इसमें होने के बाद अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डेल्टा एन क्या होगा, तो रेज योर हैंड और बताओ डेल्टा एन क्या होगा। हम्म, कौन सा फोन था, डेल्टा एन। अपूर्वा वेरी लेट।
नितेश कौशिक बताइए डेल्टा एन क्या होगा? भैया फिलहाल तो 0 होगा क्योंकि आपने स्टेट नहीं बताई। नहीं 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 नहीं, इसमें स्टेट बताएंगे भी नहीं, आपको डेल्टा एन इसी से तो चलाना भैया फिर पड़ेगा काम। तो C प्लस डी माइनस ए प्लस बी वेरी गुड। होल। आपका ब्रदर कहाँ पे आज? क्या भैया? आपका भाई कहाँ पे आज? बिल्कुल सही बताया उसने। देखो ये कोफिशिएंट होते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसी में C प्लस डी, और यहाँ माइनस में करने वाला हूँ A प्लस बी को, इस तरीके से। तो ये इसका डेल्टा एन हो जाएगा। इसको हम कंसीडर करके चलेंगे ये डेल्टा एन, और ये मान के चलेंगे सभी गैस फेज है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसी डेरिवेशन को बिल्कुल उसी तरह से खत्म करेंगे हम जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है। अब केपी का रिप्रेजेंटेशन, भाई केपी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखो ऐसा हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, इस तरीके से हो जाएगा। अब जो ये प्रेशर हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रेशर को भाई अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि हम वहाँ उनको भी रिप्रेजेंट आपको करना है कि प्रेशर जो है पीवी जो है वो होता है एनआरटी के इक्वल, जहां पर पी होता है एन अपॉन में वी आर टी के इक्वल, एन अपॉन वी जो होता है वो होता है मोलैरिटी आर टी के इक्वल। अब मोलैरिटी को हम क्या कह सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो यहाँ जो प्रेशर है उसकी वैल्यू को हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखने वाले हैं, बिल्कुल जैसा भी थोड़ी देर पहले किया था। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर मैं वैल्यू लिखूं? तो देखो C की कॉन्सेंट्रेशन RT की पावर C, D की कॉन्सेंट्रेशन RT की पावर D, डिवाइडेड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन RT की पावर A, B की कॉन्सेंट्रेशन RT की पावर B। तो फिर से हमारा अगला स्टेप क्या है? सभी कॉन्सेंट्रेशन को एक तरफ ले लो। C की कॉन्सेंट्रेशन C, D की कॉन्सेंट्रेशन D, डिवाइडेड बाई A की कॉन्सेंट्रेशन A, B की कॉन्सेंट्रेशन B, और जो भी बच गया RT की पावर ऊपर क्या हो जाएगी? C प्लस D। RT की पावर नीचे क्या हो जाएगी? A प्लस D। अब पूरा ये हिस्सा सभी को पता है क्या है? ये केसी है। तो Kp इज इक्वल टू Kc, और RT की पावर हो जाएगी क्या? C प्लस डी माइनस A प्लस बी, जो कि हम ऊपर ही मान के चले हैं ये डेल्टा एन होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि Kp इज इक्वल टू Kc, RT की पावर हो जाएगी आपकी डेल्टा एन, एंड दिस इज योर डेरिवेशन। केपी और केसी का रिलेशन। इस पे ना न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल दे रखे हैं, आपको भी पूरी मेहनत करनी है मेरे बराबर। आप लगातार इसको करो, सेंड करो अपने आंसर ईमानदारी से, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ो आगे। ठीक है। तो ये तो एक प्रोसेस है। तो ये आपकी पूरी प्रॉपर डेरिवेशन थी जो एग्जाम में आती है। केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो आगे चलते हैं इसके न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो है प्रॉब्लम 7.5, आपकी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 7.5। तो चेक करते हैं भाई क्या है प्रॉब्लम 7.5। एनसीईआरटी पेज नंबर एक बार चेक कर लेना, ये तो है 7.5, ये रहा। ये है आपकी एनसीईआरटी 7.5। क्या कहा, क्या रखा है? एक एक करके करते हैं हम सभी न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, सीरियल वाइज। कह रखा है कि NOCl है, इसको अगर आप हीट करोगे तो NOCl2 आ गया, इक्विलिब्रियम है। वैल्यू ऑफ जो Kc है वो गिवन है, ये रही Kc की वैल्यू। टेम्परेचर भी गिवन है 1069 केल्विन।
कैलकुलेट केपी निकाल के दिखाओ। कभी भी अगर केपी और केसी एक गिवन हो, एक निकालना हो, तो आपको यही रिलेशन निकालना है। बहुत जल्दी से समझ में आता है, ठीक है। तो आपको वही चीज ध्यान में रखनी है, केपी इज इक्वल टू क्या, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। सबसे पहला काम है डेल्टा एन निकालने का। यहाँ से डेल्टा एन 2 + 1 - 2, तो डेल्टा एन साफ साफ पता लग रहा है, 3 - 2 = 1 आएगा। तो केपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। केसी की वैल्यू दे रखी है 3.75, 10⁻⁶, ठीक है। आर की वैल्यू देंगे ही नहीं कभी भी है, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमेशा हमें कौन सी रखनी है, बार वाली जो है 0.0831, हर बार 0.083, ठीक है। इतना ही रख दो बहुत है। इनटू में 1069, और दोनों की पावर आर टी की पावर क्या है, 1 है। मल्टीप्लाई एंड दिस इज योर आंसर 0.033, जो कि इन्होंने दे रखा है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन का। तो ये आपका कौन सा प्रॉब्लम 7.5, कुछ खास था ही नहीं इसमें, जो मैं आपको बताऊं कि यार ये चीज बहुत ज्यादा खास थी इसमें, ठीक है। ऐसा यूनिट पे भी आपको कुछ ज्यादा फोकस करना नहीं। केपी केसी के ऐसे यूनिट कभी लिखोगे ही नहीं ना, आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है एक्सरसाइज 7.10। एक्सरसाइज 7.10 में आते हैं अब। आयनिक इक्विलिब्रियम तो इससे भी ज्यादा आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कल भी बताया था आपको, इस जितना हो सके सारे को बिल्कुल अंडरलाइनिंग करते रहना। इसमें 7.10 एग्जाम में आ चुका है, इम्पोर्टेंट। जब इनका मन करता है तभी ऐसा यूनिट भी दे देते हैं पर बार। केपी की ऐसा यूनिट दे दी, ठीक है। तो केसी निकालना है आपको। तो अब यहाँ भी वही रिलेशन, जैसे कि आपको पता ही लग रहा है, केपी इज इक्वल टू क्या, हम कर रहे हैं 7.10 को, एक्सरसाइज को। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। यहाँ से डेल्टा एन देख लेते हैं क्या आ रहा है। 2 माइनस में 2 और 1 3, डेल्टा एन आ रहा है आपका, डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 माइनस में 3 यानी -1 आ रहा है। तो आपको के क्या निकालना है, यहाँ पे केपी गिवन है तो केसी निकालना है। केपी जो गिवन है वो मैं देख के लिख देता हूँ, 2 × 10 की पावर 10, 2 × 10 की पावर 10 इज इक्वल टू केसी आपको फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू वही 0.083 बार में दे रखी, तो और भी जल्दी पता लग जाएगा। आर की वैल्यू यही होती है। टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 450, तो यहाँ आ जाएगा आपका 450 एंड द होल वैल्यू इज -1। होल वैल्यू इज -1, तो -1 की वैल्यू आपको पता है कि ये अपॉन में किस तरह से जाएगी। तो 2.0 × 10 की पावर 10 इज इक्वल टू केसी, सारी वैल्यू अपॉन में आ गई 0.083, इनवर्स हो गए 450। और आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो केसी का आंसर आ जाएगा आपका, जो आंसर है वो है 7.47 × 10⁻11। ये आपका केसी का आंसर है। ऐसा यूनिट की टेंशन मत लेना कभी इसमें, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया खत्म न्यूमेरिकल। यस, कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना डाउट पूछो। नितेश बताइए। हाउ मैं भैया क्या रिवर्स रिएक्शन के लिए भी केपी की कोई वैल्यू होती है? रिवर्स रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आपकी रिवर्स रिएक्शन हो या उसमें, जैसे केसी की वैल्यू रिवर्स रिएक्शन के लिए थी, तो यहाँ 11th क्लास में तो आपकी केपी की कोई रिवर्स रिएक्शन आएगी नहीं, कोई भी नहीं है। एक भी रिएक्शन ऐसी है ही नहीं। आज आपका ब्रदर नहीं है, छुट्टी पे है। जी भैया, नहीं भैया, वो एक्चुअली वो आउट ऑफ स्टेट गया, 2 दिन हो गए उसे, आ जाएगा 10-11 बजे तक। चलो ठीक है, ओके, चलो ठीक है। आज तो 7.10 हो गया ये, और अब हम चल रहे हैं अपने अगले टारगेट की तरफ, जो है हमारा 7.5 एक्सरसाइज। ये है 7.5 एक्सरसाइज। इसमें मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, NOCl का फिर से करवा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपने घर से करना है, सेकंड, ठीक है। सेकंड जो है आपको घर से करना है। अच्छा, सेकंड के लिए मैं एक चीज बता दूं, डेल्टा NG जो थी वो थर्मोडायनेमिक में थी, यहाँ डेल्टा NG नहीं है, डेल्टा N दे रखी है। हर बुक में डेल्टा N है। यानी आपको ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाले न्यूमेरिकल में डेल्टा N की वैल्यू निकालते समय हम सॉलिड या एक्वस फेज नहीं देखेंगे,
डेल्टा एनजी में हम क्या देखते थे, गैस फेज देखते थे ना, एनजी। ये डेल्टा एनजी नहीं है, वहां जो भी हुआ है वो मिस्टेक है, उसे काट देना, एनजी जी को काट देना। डेल्टा एन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और कुछ नहीं है, वो थर्मोडायनेमिक में थी। तो बताइए यहाँ आंसर क्या आएगा डेल्टा एन का सेकंड में, रेज योर हैंड। लक्ष्य बताइए। भैया 1। 1 आ जाएगा। और याद रखना भाई, डेल्टा एन जी अलग होता है, डेल्टा एन अलग होता है। केसी के रिप्रेजेंटेशन में हम गैस और एक्वस फेज देखते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ज्यादा कुछ है नहीं, बड़ा छोटा सा ही है, 7.5 है। और अगेन इन्होंने केपी की वैल्यू जो है वो दे रखी है और केसी की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो ये और ये दोनों का दोनों जो है ये आपका होमवर्क है, छोड़ना मत भाई इसको, दोनों होमवर्क है। करो अच्छी तरह से, कैलकुलेशन करो और मेरे पास सेंड कर देना आंसर। मैंने बता दिया डेल्टा एन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। कोई फेज नहीं देखने आपको, जो सामने है वो लिख के माइनस कर दो। हर बुक में, हर एनसीईआरटी, किसी mycbseguide.com, meritnation.com पे यही दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ तक का था ये केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन का कॉन्सेप्ट जो कि होता है अब खत्म। अब हम चलते हैं थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखवाऊंगा, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल इक्विलिब्रियम याद रखना हमेशा डायनेमिक होता है। इट इज ऑलवेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट मीन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा इक्वल होगी किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होता है, डायनेमिक, स्टैटिक नहीं होता ये। सेकंड जो कैटेगरी है वो है जस्ट ए मिनट, इसके सारे डिस्टिंग्विश करके जो पॉइंट हैं वो पहले से ही हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। कहने का मतलब है इस चीज के वेट में मत रहना कि यार हमेशा ही H2 प्लस में I2 जो होता है वो 2HI है और यहीं से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। नहीं, ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है, कई बार आएगी देखना इसी चैप्टर में, ऐसी भी हो सकती है। तो ये किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, फॉरवर्ड से भी, बैकवर्ड से भी, रिवर्स से भी और वैसे भी, कहीं से भी ये अचीव हो सकता है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपका ओके, द थर्ड पॉइंट है हमेशा जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो अचीव होगा किसमें, क्लोज वेसल में। ये एप्लीकेबल होता है किस चीज के लिए, क्लोज वेसल के लिए एप्लीकेबल होता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपन वेसल। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, यार तुम खुद ही देखो ना, मान लो आपका A प्लस बी विल गिव यू C जो है वो गैस फेज में है, ठीक है, C जो गैस फेज में है। और अगर आपने ओपन वेसल ले रखा है तो ये गैस फेज जो होता है क्या इजिली एस्केपेबल होता है, बहुत आसानी से ये निकल जाएगा ये बाहर सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में C निकल गया तो ये दोबारा से A प्लस बी कैसे बनाएगा, सोचने वाली बात है। इसीलिए जो भी इक्विलिब्रियम, जो भी गैस फेज वगैरह का होता है वो कहाँ यूज करते हैं हम, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर क्लोज वेसल, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपन वेसल, इम्पॉसिबल, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इन ओपन वेसल, एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज वेसल, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है नंबर 4,
रोल ऑफ कैटलिस्ट, रोल ऑफ कैटलिस्ट, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैटलिस्ट में अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये है ए से बी बन रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, तो कैटलिस्ट किसकी हेल्प करेगा, फॉरवर्ड वाले की या बैकवर्ड वाले की? अच्छा, जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम की जो स्पीड है वो तेज करवाने के काम आता है, ठीक है ना। तो ये किसकी स्पीड तेज करवाएगा, फॉरवर्ड की या बैकवर्ड की? रेज योर हैंड, किसकी स्पीड तेज करवाएगा ये, फॉरवर्ड की या बैकवर्ड की? अपूर्वा बताइए। सर फॉरवर्ड की। सानिध्या बताइए। सर किसी के लिए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर हो या ना हो सर सेम रहेगा सब कुछ। नहीं भैया ये भी नहीं है। शशांक बताइए। सर दोनों की। क्या बात है शशांक, यार कमाल ही कर दिया, अच्छे अच्छे चैंपियंस को आप टक्कर दे रहे हो, बहुत बढ़िया है। करेक्ट आंसर है दोनों की। सुनना जरा ध्यान से। कैटलिस्ट enhance the speed of both forward and backward reaction. Catalyst enhance speed of both forward and backward reaction, दोनों की स्पीड को तेज करेगा कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब कैटलिस्ट करता क्या है, therefore कैटलिस्ट कर क्या रहा है, कैटलिस्ट कर रहा है क्या, कैटलिस्ट हेल्प कर रहा है, हेल्प। जब वो कैटलिस्ट फॉरवर्ड की रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देगा, बैकवर्ड की रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देगा, तो यार जो इक्विलिब्रियम 5 मिनट में एस्टेब्लिश होना चाहिए और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों की स्पीड को ही तेज कर रहा है, तो यार ये इक्विलिब्रियम तो 2 मिनट में ही अचीव हो जाएगा। यानी कैटलिस्ट हेल्प टू अचीव इक्विलिब्रियम क्विकली, ये तेजी से। कैटलिस्ट ओनली हेल्प, यहाँ ओनली लिख दो तो और भी कमाल ही हो जाएगा। कैटलिस्ट ओनली हेल्प टू अचीव इक्विलिब्रियम क्विकली, ठीक है, याद रखना भी, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को करेगा। यानी अगर नॉर्मली ग्राफ ऐसा बनता है, अगर नॉर्मली ग्राफ ऐसा बनता है विदाउट कैटलिस्ट, ये देखो ये इस तरफ से था रेट ऑफ रिएक्शन टाइम, ये इस तरफ से था, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। प्रोडक्ट की भी, मान लो ये फॉरवर्ड है ये बैकवर्ड है, ठीक है, बैकवर्ड इंक्रीज होते हैं, फॉरवर्ड यहाँ लिखता हूँ फॉरवर्ड, यहाँ लिखता हूँ बैकवर्ड, हालांकि कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये अगर विदाउट कैटलिस्ट है ये ग्राफ, तो सोचो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यही चीज और भी जल्दी अचीव हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये विद कैटलिस्ट है, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो स्पीड है वो दोनों की बढ़ाता है, फॉरवर्ड की भी और बैकवर्ड की भी। इट ओनली हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। तो ये 4 पॉइंट है भाई, चारों पॉइंट अपने इसमें बुक में फीड कर लो। लास्ट बच्चे ने, लास्ट जो वो था बैच था, उसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किए थे। उसमें हमने किसके पॉइंट डिस्कस किए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे लास्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जो हम थोड़े दिनों बाद करेंगे। इस बार हम दोनों के कर रहे हैं, इसके भी और उसके भी। तो ये जरूर लिखना भाई अपने इसमें नोट्स में। हम आगे चलते हैं डिस्कशन के बाद। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इस क्वेश्चन के कम से कम 5 या 6 पार्ट कल की क्लास में फिर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है उसके लिए तो जन्नत है, जो थोड़ा कम इंटरेस्टेड है तो भाई वो देख लेना। मुझे बायोलॉजी ज्यादा पसंद है, मैथ कम पसंद है, मैं इसको आसान से आसान तरीके से करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज का 16, ये है आपकी एनसीईआरटी और ये है इसकी एक्सरसाइज का नंबर 16। अरे यार ये तो 12th क्लास में चले गए हम। 16, ये है 16, निशान जरूर लगाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत मेहनत से
हम ये 105 क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्टली तो हम इनके पास पहुंच ही जाएंगे। तो देखो जरा ध्यान से क्या है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बतानी है, किस किस की, सभी की, ICl की, I2 की, Cl2 की, ठीक है ना, सभी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी ये ब्रैकेट वैल्यू सभी की बतानी है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ जाए तो कल की क्लास में ये सारे 5 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही कल की क्लास में रिपीट होंगे। कल की क्लास में हम कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ यही चीज करने वाले हैं। तो लेवल जो है इसका ये एक्सट्रीम लेवल है, थर्ड लेवल है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो ICl की वो ले ली हमने 0.78। इनिशियल का मतलब लैब में आप इतना ICl लेके गए हो, अभी ये I2 और Cl प्रोड्यूस नहीं हुए, Kc की वैल्यू आपके सामने है, सभी की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स को, तो देखो जरा ध्यान से, 7.16 exercise, 2 ICl gas phase will give you I2 gas phase plus Cl2 gas phase, ये आ गया। इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ लिखने हैं हमें, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है भाई इसकी बता दी, 0.78 है, क्वेश्चन में बता दी। जब ये इनिशियल था का मतलब है जब ये बीकर में अकेला था, तो ये क्या था, ये आया था, नहीं ये तो आया ही नहीं था, 0 एट इक्विलिब्रियम इसको आपने हीट करने के लिए छोड़ दिया, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए छोड़ दिया। तो इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, ये 1 को देखकर x लिख दो, ये 1 को देखकर x लिख दो, यहाँ 2 को देखकर 0.78 माइनस में 2x लिख दो, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे आ गया यहाँ पर, ये कैसे आ गया, ये सारी कैलकुलेशन है बहुत अच्छी तरह से। मैं अभी आज की क्लास में तो इस पे इतना डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन कल की क्लास में इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताऊंगा इसको। आज की क्लास में जो फॉर्मेट मैथमेटिक की तरह बता रहा हूँ उसको समझ लो। 1 को देखकर x, 1 को देखकर x, मान लो यहाँ 2 होता तो क्या करते, 2x कर दो। फिलहाल यहाँ क्या है, 1 है तो क्या करेंगे, x कर दो, फिलहाल यहाँ 1 है तो, ठीक है। कल की क्लास में और डिटेल में बताऊंगा। इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है तो ये कुछ फॉरवर्ड रिएक्शन में चले जाते हैं, कुछ दोबारा बैकवर्ड में आते हैं, एक ऐसी कंडीशन पे आके रुक जाते हैं ये कि अब हम आगे ना लेफ्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं ना यहाँ बढ़ा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ 2 है तो 2 माइनस का 2x एवरी टाइम। अब एट इक्विलिब्रियम पे जो भी वैल्यू आई है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Kc इज इक्वल टू, कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है याद करो, I2 की पावर 1, Cl2 की पावर 1, ICl की पावर 2। अगर आप फेज लगाते हो तो सोने पे सुहागा, फेज जैसे गैस गैस गैस, ठीक है, तो अच्छी आदत है। अच्छा, Kc की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 0.14। I2 की वैल्यू x है, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू क्या है भाई, 0.78 माइनस 2x की पावर भी है अभी 2। अब सारा खेल कहाँ घूम के आता है आपके सामने कि फाइंड आउट करो x की वैल्यू। सोचो अगर आप x की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए तो आपने Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी, I2 की निकाल दी, माइनस कर दे तो ICl की, तीनों की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी जो क्वेश्चन में पूछा गया था। Kc हर बार ऐसे रिप्रेजेंट करना है। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में इसी वैल्यू को लिख देते हैं, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ये लिख के छोड़ देंगे। अरे भाई तुमने स्क्वायर करा, ये स्क्वायर अगर तुम पूरा करते प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तो स्क्वायर भी ध्यान में रहता, इसको देख के 2 ICl को देख के, यहाँ देख के तो स्क्वायर याद ही नहीं रहेगा, फंस गए, गया एक न्यूमेरिकल। तो देखते हैं मैथमेटिक्स में कई तो ऐसे हैं जिनके 100 में से 100 भी आए हैं। क्या तुम अपना मैथमेटिकल दिमाग यूज करके बता सकते हो इस समस्या का क्या सॉल्यूशन है, एक्स को कैसे सोल्व करेंगे, रेज योर हैंड। कई तो ऐसे भी हैं जो 100 में से 100 लेके बैठे हुए हैं भाई। अर्नव, आज आप लेट थे, आपके मैथ में कितने मार्क्स आए थे 10th क्लास में? 100 100 में से 100 आए थे, क्या बात है। मैं तो
मेरे तो पहला ही टारगेट 100 में से 100 है। क्या बात है, वेरी गुड। शशांक आपके कितने आए थे मैथ में? सर 98। 98। तो चलो देखते हैं 100 वर्सेस 98 कौन जीतता है। पहले अर्नव आप बताइए, आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? यस अर्नव बताइए। सर इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर लेकर जाएंगे। होल स्क्वायर सर इसका ओपन करना नहीं सर, पहले ये जो बीच में ब्रैकेट है उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, वो थोड़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी, फिर वो 4 बन जाएगा। भाई नहीं सर, फिर वो 4 हो जाएगा ना स्क्वायर होके। भाई अर्नव, अगर चलो ठीक है, स्क्वायर हो गया 4 हो गया यार, ऐसे तो तुम इसको लेके बैठे रहोगे एग्जाम में। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपका 11th क्लास में पूछा जा चुका है। चलो और देखते हैं, और कोई चैंपियन हो तो बता, ट्राई करो एक बार। शशांक बताइए, आप इसको क्या करोगे? सर नीचे वाले का सर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे। भाई 98 वाला भी फेल हो चुका है, 100 वाला भी फेल हो चुका है। अपूर्वा के पास चलते हैं। अपूर्वा आपके मैथ में कितना आए थे? 93। 93 आए थे, वेरी गुड अपूर्वा। आप बताइए आप क्या करोगे इसका? सर पहले तो सर हम सर इसको पूरे ब्रैकेट को सर उससे उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे सर, एक्स का इधर स्क्वायर कर देंगे, फिर इधर सॉल्व करके सर वो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सर सॉल्व करेंगे। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये भी एक गलत जवाब है। नितेश आपके पास है इस समस्या का समाधान? यस नितेश। तो भैया पहले मैं नीचे ये आइडेंटिटी पूरी अपॉन में 10 लेके 78 को 100 लेके डेसिमल हटा के सीधा इसका स्क्वायर खोल आइडेंटिटी खोल दूंगा और ऊपर सीधा ले जाऊंगा नहीं मल्टीप्लाई। नहीं 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 भाई नितेश, आप भी इनके ट्रैप में फंस गए। रितु अब आप ही रहते हो, और एक देवेश भी है, निष्ठा करवाल भी है। तो रितु आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भैया मैं होती तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 0.78 इंटू माइनस 2x का होल स्क्वायर है, तो मैं ना x बाय 0.78 माइनस 2x का पूरे का होल स्क्वायर कर देती, क्योंकि दोनों के ऊपर है ना स्क्वायर है तो पूरे पे होल स्क्वायर हो जाता है, फिर वो के बाद स्क्वायर है ना जाकर है ना अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट 0.14। वेरी गुड। देवेश आपके हिसाब से? सर यही था सर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो क्या जाएगा, बात है, फिर वो होल very good। स्क्वायर जाके निष्ठा अंडर रूट। आपके हिसाब से? अब यही था भाई बिल्कुल सही। देखो ऐसा है, हाँ बिल्कुल सही। रितु, निष्ठा, देवेश तीनों करेक्ट हो। यहाँ जो गेम है वो गेम है हमारी जो मेहनत वहां हम स्पेंड करने वाले हैं उसको कम करनी, ठीक है ना। आप क्या सोच रहे हो कि आप यहाँ पर आइडेंटिटी इसको ओपन करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। ये इतनी बढ़ा देगा कि आप 15-20 मिनट भी लेके बैठे रहोगे ना इस क्वेश्चन को, आप एक्स को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे अगर आप आइडेंटिटी खोलोगे तो। रेयर केस में हम आइडेंटिटी को खोलेंगे जब बिल्कुल फंस जाएंगे तब। यहाँ तो यार आपको करना ये था कुछ, x इंटू एक्स का क्या कर देना था, एक्स स्क्वायर कर देना था, और नीचे तो पहले से स्क्वायर है 0.78 माइनस का 2x। तो हमारा काम है सब एफर्ट को एफर्ट लेस कर देना। दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी, स्क्वायर होगी है, और जैसे दोनों की वैल्यू स्क्वायर होगी है, बस यही तो हम चाहते थे, x डिवाइडेड बाई 0.78 माइनस 2x एंड होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को यहाँ फेंक दो, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट। अब अंडर रूट आपके हाथ में है, 14/100 करके भी ओपन कर सकते हो, नॉर्मली कैसे भी ओपन कर सकते हो, ये चीज तो आपके हाथ में। देखो ये दबाव सारा खत्म हो गया, अब कुछ है नहीं अब तो इसमें, स्क्वायर तो हट गया। अब तो ये बहुत जल्दी सोल्व होगा, आइडेंटिटी से बच चुके हैं हम। ये आ गया नीचे आपका 10, और ऊपर की वैल्यू कई तो जीनियस ऐसे थे यार, वो तो देखते भी नहीं थे इसको। अब तुम सोचते हो 14 को हम कैसे सोल्व करेंगे, मैं बताता हूँ बच्चे कैसे थे। वो क्या करते थे, 4 का स्क्वायर देख लो, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। और 4 से पहले 3 का स्क्वायर देख लो, क्या होता है, 9 होता है। और ये किसके पास आ रहा है, ये 14 के ही पास आ रहा है, यानी जो आपका आंसर आने वाला है वो लगभग 3.8 के समथिंग आने वाला है। सभी समझ गए होगी इतनी देर में तो इशारा, ठीक है ना। तो 3.8 आंसर आ गया। वो नहीं करते थे सोल्व पूरे को,
चलो ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही जेन्युइन आंसर निकालना चाह रहे हो तो आपके पास ये एक और ट्रिक है, ये तो मैंने बता दी, समझ में आ गई भी होगी कहीं की। नीट और मेंस में तो कभी चक्कर में फंसना मत कि आप पूरा ही सोल्व करोगे दिखाओगे। आपके पास ये भी एक तरीका है, 14.0000 याद आ गया होगा अब तक तो। पॉइंट के बाद एक डिजिट इनफ है। 3 3 जा 9 याद आ गया होगा। 5 आ गया, 00 ले लिया, 339 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर पॉइंट लग चुका है, अब हमें बताना है कि ये किस पे जाएगा। तो अगर आप इसको 8 करके देखोगे, इससे भी नहीं जा रहा है ये। 3 और 3 6 करते थे या फिर 8 करते थे, इसको 3 3 9 करते थे। 3 + 3 6 करते थे भाई। 7 3.7 आ गया, तो करेक्ट आंसर है 3.7। पता है ना कैसे? 3 + 3 6, स्क्वायर रूट करते थे 9th क्लास में, वो है 3.7 आ गया। अगर 3.8 भी आता तो कौन सी गलती हो जाती, तब भी इसको ठीक ही मानते कई टीचर, वो नहीं मानते इसको गलत। अब यहाँ आ गया आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे कि आपको पता ही लग रहा है, अब क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया। 0.167 मोलैरिटी, ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू तो मोलैरिटी है, सारी कंसंट्रेशन गैस यूनिट होती है मोलैरिटी। एक्स की वैल्यू आने का मतलब है भाई आईसीएल की वैल्यू आ गई है कंसंट्रेशन, और तो और I2 की वैल्यू भी आ गई है, जो कि क्या होती है, एक्स, जो कि होती है 0.167 मोलैरिटी। ओके, Cl2 की वैल्यू भी आ चुकी है कंसंट्रेशन एक्स, जो कि होती है 0.167 मोलैरिटी, ये भी आ चुकी है क्या 0.78 माइनस में 2x, जो की होती है 0.78 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0.167 इज इक्वल टू 0.446 मोलैरिटी। तो ये वो क्वेश्चन है जो सेशन एंडिंग में पूछा गया था 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका था, आपने पूरे को स्क्वायर करके यहाँ पर स्क्वायर रूट करके, इससे हम कई प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी से सोल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही था। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही 5 न्यूमेरिकल्स के साथ, अलग अलग कैटेगरी के। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।